नमस्कार। एडू जंक्शन मेरी कविता चैनल के एक साक्षात्कार के धारावाहिक में आज मैं कुमार जगदलवी रूबरू हूं छत्तीसगढ़ रायपुर में निवासरत राष्ट्रीय स्तर के व्यंगकार डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी के साथ। आइए दोस्तों, आज उनकी कृतियों, शिल्प और रचना धर्मिता पर चर्चा करने से पूर्व एक परिचय दे दूं कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी सिर्फ व्यंगकार ही नहीं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सारे सम्मान से नवाजा जा चुका है। एक झलक उन सम्मान और पुरस्कारों पर नजर करते हैं। अब आइए आपका परिचय कराता हूं उन साहित्य मनीषी से, डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी से। ठाकुर जी, आपका मेरी कविता एडू जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज हम ठाकुर जी के साथ, जो कि भूतपूर्व एडिशनल कमिश्नर आयुक्त सेल टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, इसके साथ ही डॉक्टर साहब के साथ एक और उपलब्धि है कि डॉक्टर साहब एक शोध पीठ के सर्वहाराकार हैं। वो कौन सी माता कौशल्या ज्योतिष साहित्य संस्कृति शोध पीठ के सर्वहाराकार संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, साहित्यकार भी, यानी कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी के साथ बहुत सारे कार्य जुड़े हुए हैं। आइए कुछ कड़वी, कुछ मीठी, कुछ चरपरी, कुछ तीखी सवालों के साथ डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब जैसा कि विज्ञान ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करता है, देश के साहित्यकार आलोचक व्यंग को विधा मानने से इनकार करते हैं, और जैसा कि
आपके कार्यकाल रहे हैं सरकारी शासकीय सेवाओं में, उस काल में भी लोग आपको एक सशक्त अधिकारी के रूप में मानने से इनकार करते रहे हैं। इतने सारे कार्य लगे हुए हैं आपके साथ। साहित्यकार यानी कि व्यंगकार, शोधपीठ के सरबराहकार और आयकर के अधिकारी भी रह चुके हैं। तो इन सफर के ये जो आपके 3 आयाम हैं, इन 3 आयामों में आप अपने आप को एक अच्छा व्यंगकार, ज्योतिष, गणनाकार या कि बहुत ही अच्छे अधिकारी, किस रूप में आप अपने आप को सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाते हैं? और संतुष्टि कहां आपको सबसे ज्यादा मिली? जहां तक आप सबको मेरा नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया कुमार जी, जी 3 क्षेत्र मेरे प्रमुख रहे हैं। एक तो नौकरी का, आजीविका का साधन रहा, जहां मैं सेल टैक्स अफसर के रूप में सेलेक्ट हुआ डायरेक्ट पीएससी से, और वहां मैंने काम किया। और वह भी मैंने कई नौकरियां छोड़ने के बाद देने, मैं सबसे पहले एमपी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में अकाउंटेंट था, और मैं कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था। सारी डिग्रियां मेरी जो है नौकरी करते हुए मिली है। जी। उसके बाद मैं बागबहरा कॉलेज में हिंदी का प्राध्यापक रहा। तो एक आयकर अधिकारी रहते हुए आपको साहित्य के प्रति और व्यंग के प्रति रुझान कैसे बन पाया? देखिए, जहां तक लेखन का सवाल है, तो मैं जब महाविद्यालय में अध्ययनरत था उस समय ही मेरी रचनाएं प्रकाशित होना शुरू हो चुकी थी। और 15 अगस्त 1967 को नई दुनिया में मेरा एक पूरा व्यंग प्रकाशित हुआ था, सटोरिया महासंघ बनाओ क्रांति कराओ। और उसी दिन एक कविता भी प्रकाशित हुई थी, अतीत और वर्तमान, जो 15 अगस्त संबंधित थी। 15 अगस्त 1967 या 68 था, मैं भूल रहा हूँ, उसे प्रकाशित हुई थी। और उसके पहले भी जब रॉबर्ट कैनेडी की हत्या हुई थी, उस पर मेरी प्रतिक्रिया पहले प्रकाशित हुई थी। तो मेरा प्रकाशन लेखन तो 1965 से लगातार जारी है। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मैंने लिया था, तब से हाई स्कूल में भी पढ़ता रहा, लिखता रहा, 9th 10th मैट्रिक में भी उस समय से मेरी रुचि थी। और मैं वास्तव में, आप कहेंगे तो मैं एक महाविद्यालय में हिंदी का, किसी बड़े महाविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होना चाहता था, और मेरा भाग्य नहीं था, ये मानता हूं मैं। और योग्यता होने के बावजूद मेरा चयन नहीं हो सका। ये एक अलग चीज है, अलग कहानी है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं जब महाविद्यालय में जाने की इच्छा मेरी इसलिए थी कि मैं लिखूंगा, पढ़ूंगा, मेरी किताबें प्रकाशित होंगी, लगातार लिखूंगा, 100-150 किताबें मेरी हो जाती अगर मैं महाविद्यालय में होता तो। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी में वहां रह करके नहीं लिख पाता। अच्छा, आपने डिप्टी कमिश्नर की डायरी बात कही, एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी, हाँ, वो नहीं लिख पाता। अच्छा, तो उसमें क्या ऐसी खास बात, जैसे कि जानकारी मिली है, एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी जो है वो आपके कार्यकाल के दौरान, और विभागीय कोई भी शासकीय विभाग हो, उस पर बहुत जबरदस्त कटाक्ष करती है और उनकी खामियों को, उनके अंदर के जो भी अव्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्थाएं हैं, उनको जाहिर करती है। तो आपकी ये जो एक डिप्टी कमिश्नर की जो डायरी है, तो क्या एक इसी रचना से आपको प्रसिद्धि मिली, आप एक व्यंगकार के रूप में स्थापित हुए? नहीं, मेरी स्थापना तो सबसे पहले मेरा व्यंग एकल कविता संग्रह 1983 में प्रकाशित हुआ था, सुबह अवश्य आएगी, पहली किताब मेरी वो थी। उसके बाद लघु कथा संग्रह मेरा पहला प्रकाशित हुआ था, मैं कहता हूँ आखिर देखी, जो देश के 5 एकल लघु कथा संग्रह पहले जो हैं, उसमें मेरी किताब भी आती है। और 87-88 तक इस किताब के कारण मैं राष्ट्रीय स्तर पर, ईश्वर की कृपा से मेरी पहचान बन चुकी थी। उसके बाद मेरी पीएचडी की थीसिस थी मध्यकालीन क्षमतावादी काव्य, वो प्रकाशित हुई, जो कई विश्वविद्यालय के कोर्स में आई, जो घनानंद बोधार ठाकुर की कविताओं का तुलनात्मक अनुशीलन था। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके एक्सपर्ट थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने लिखा कि बिना मौखिक परीक्षा के इनको डिग्री दी जाए। उस समय मैं सेल टैक्स अफसर था, मुझे काम करने में 6 साल से ऊपर लग गए थे। उसके बाद मेरा एक लघुकथा संग्रह प्रकाशित हुआ, 21वीं सदी का महाभारत। उसके बाद मेरी प्रगतिशील कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ, लाल सूरज की दस्तक। उसके बाद एक अभिप्रेरणा का भी मैंने लिखा है।
तो एक अब तक आपने कुल कितनी व्यंग रचनाएं पुस्तकों रूप में प्रकाशित कर चुके हैं? नहीं, प्रकाशित रूप में कहेंगे, व्यंग रचना नहीं कहेंगे। मेरा व्यंग गजल संग्रह भी आया, आजादी नहीं आज आदि हम, जिसके 5 दशक से पूरी व्यंग गजलें उसमें, और लोक कथाएं भी, जो दोनों किताबें, वो भी लोक कथा को भी व्यंग की श्रेणी में ले जा सकता है। उसमें अधिकांश व्यंग की लोक कथाएं हैं। और एक मेरा व्यंग संग्रह भी प्रकाशित हुआ, मेरे व्यंगकार होने की व्यंग कथा। और मेरा उपन्यास प्रकाशित हुआ, एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी, जो बहुत ज्यादा चर्चित रही है। और इसमें मैंने बहुत सारे खतरे उठाए, इतने खतरे उठाए हैं इसमें कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और साहसिक उपन्यासों की जहां तक बात आती है तो व्यंग के क्षेत्र में ईश्वर की कृपा से और आलोचकों और समीक्षकों दृष्टि से यह सर्वाधिक सशक्त कृति है साहसिकता के मामले अच्छा, में। एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी रचना आने के बाद आपको विभागीय अधिकारियों से कुछ आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी, या किसी तरह के दबाव भी आपके ऊपर आए थे? देखिए साहब, जब हम लिखते हैं तो हम लेखक होते हैं, जब हम ऑफिस में बैठते हैं पूरी तरह अधिकारी होते हैं, पूरा डिवोशन हमारे काम के प्रति रहता है, पूरी सिंसियरिटी रहती है, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से हमने वहां काम किया। और जैसे ही हम लिखने बैठते हैं पूरी तरह लेखक हो जाते हैं। वहां पर ऑफिस अलग हो जाता है, लेखक अलग हो जाता है। और जहां तक सवाल है तो लहवे के खतरे तो उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध ने कहा था जी, तोड़ने ही होंगे। तो और ये सौभाग्य की बात है कि मुक्तिबोध जी जिस मकान में राजनांदगांव में सबसे पहले रहा करते थे, वो मकान हम लोगों का ही है, हम लोग ही उसमें रहते हैं आजकल। वो मकान हमने खरीदा है। अच्छा। तो परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है रचनाओं पर। अच्छा, वो कौन सा मकान था? ये बसंतपुर राजनांदगांव में मकान है। जी जी जी। और मैंने उसको, हम लोगों ने 1970 में खरीदा। यानी कि आपके कहने का मतलब मुक्तिबोध जब मुक्तिबोध के रूप में चर्चित नहीं हुए तो उस वक्त की बात आप कर उस रहे हैं। वक्त, हाँ, उस वक्त हमने लिया। जी। और इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा, और ये बता दूं, डिप्टी कमिश्नर डायरेक्ट बात, मेरी कलम इतनी तीखी थी, मैं आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने लिखा, मैं पढ़ने की स्थिति में नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, वैसे ही टाइप हुआ, किसी ने टाइप किया और उसको छपने भेज दिया। मैंने एक बार उसको एडिट तक नहीं किया, देखा भी नहीं। उसका परिणाम मुझे मालूम था, मैंने भूमिका में लिखा था। और C.K. खेतान साहब जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं अभी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी थी। और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि इसको न नौकरी की चिंता है, न पेंशन की परवाह है कोई, और यहाँ तक कि उनको केवल जनहित से चिंता है, शासकीय नीतियों के क्रियान्वयन में बात है। मेरी गाड़ी को 26 जून को किताब के प्रकाशित होने के बाद ट्रक से डैश किया गया। जी, ईश्वर की कृपा से हमको कोई चोट नहीं लगी, पूरी गाड़ी हमारी डैमेज हुई। यानी आप कहना चाहते हैं कि आपकी इसके लिए किया गया, इसके पीछे षड्यंत्र था, और मैं भूमिका में लिख चुका था। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरे नाम से दूसरे व्यक्ति को चेक इशू किया गया, और मेरे सारे डिपॉजिट जो 25 साल के थे उस समय तक के, सारा डिपॉजिट निकाल लिया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले में हाँ, एक जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में एक और आपकी उपलब्धि है, आपने बहुत सारे नाटकों की भी रचना की है। तो नाटक के क्षेत्र में भी आपकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं या नाटक मंचन किए गए हैं? देखिए साहब, नाटक में बहुत प्रारंभ में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने नाटकों में अभिनय किया। और 9th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उल्का नाटक था जो अरुण सेन जी ने करवाया था जी, तो उसमें ही मैंने छोटा सा रोल किया था, जलील भाई दूसरे मुख्य रोल में थे। और उसके बाद मैंने किसी नाटक में भाग नहीं लिया। आपने नाटकों की रचना की है? नाटकों की रचना की। तो शुरू में एक हरिशंकर परसाई का जो कहानी थी, परसाई जी की, भोलाराम का जीव, उसका मंचन मैंने बागबाहरा कॉलेज में रहते हुए करवाया था। भोलाराम का जीव। अच्छा, वो एक कहानी किनके द्वारा रची? हरिशंकर परसाई जी की। उसका पहला मंचन मैंने करवाया था 1973 में बागबाहरा कॉलेज में। और शायद परसाई की कहानी का पहला मंचन वही कार्यक्रम था जिसकी कोई चर्चा बाहर में नहीं हुई, क्योंकि कस्बे में हुआ था। लेकिन जब 1980 में दिल्ली में खेला गया तो उसकी बड़ी चर्चा हुई, तो काम हमने किया। हाँ। आपने अपनी नाटकों पर कौन सी पुस्तकें लिखी है नाटक पे? नाटक पर मैंने तो उसके बाद लोक कथाएं, सरकारी नौकरी टाइम मिलता है, नाटक भी आपने लिखे हैं? नाटक लिखे, अभी लॉकडाउन पीरियड में मैंने नाटक लिखे हैं 4 नाटक। एक तो मेरे बीमार होने का सुख, अच्छा, और एक है एक व्यंग्यकार का अश्वमेध यज्ञ, एक है ऐसे और भी नाटक हैं, अभी हाल में ही लिखा मैंने। और मेरे बीमार होने का सुख, एक सांप्रदायिक सद्भावना पर एक नाटक है मेरा।